नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम चल रहा है और शाम को जो है उनका जनाजा भी निकलेगा। इसी बीच अब विपक्ष जो है काफी ज्यादा इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दे रहा है, शोक मना रहा है, विलाप कर रहा है। लेकिन मुख्तार अंसारी की जुर्म की कहानी, जुर्म की वो दास्तां जिसे आज विपक्ष नकार रहा है या इस पर बात करने को तैयार नहीं है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि मुख्तार अंसारी ने किस तरीके से आतंक मचा रखा था। जुर्म का दूसरा नाम था मुख्तार अंसारी, जिसकी मौत पर आज विपक्ष आंसू बहा रहा है। तो मुख्तार अंसारी की उम्र 63 वर्ष थी। पिता का नाम सुभानअल्लाह अंसारी था। पूर्वांचल की राजनीति पर दबदबा रखने वाले मुख्तार अंसारी के रसूखों को योगी आदित्यनाथ के सरकार के कार्यकाल में खत्म कर दिया गया। मुख्तार अंसारी के गिरोह पर लगातार कार्रवाइयां चली। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन को 8 मामलों में अब तक सजा मिल चुकी और फर्जी आर्म्स लाइसेंस केस में मुख्तार को उम्र कैद की सजा दी गई थी। 2 सजा पर कोर्ट की रोक के मामले में को छोड़ भी दे तो मुख्तार अंसारी 6 मामलों में सजा याफ्ता था। मुख्तार का पूरा परिवार इस समय कानूनी मामले में फंसा है। गाजीपुर से बसपा सांसद और मुख्तार के बड़े भाई अफजाल को भी गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा सुनाई गई। इस मामले में इस संसद की सदस्यता भी छिन गई। हालांकि बाद में कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई तो अफजाल की सदस्यता फिर से बहाल हुई। इन मामलों में जो है इनसे सजा हुई थी 13 मार्च 2024। मुख्तार अंसारी को फर्जी लाइसेंस केस को आईपीसी की धारा 428, 468, 400 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत आरोप सिद्ध होने के बाद सजा का ऐलान किया था। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी और इसके अलावा 2-2 लाख का जो है आपको बता दें कि इसके अलावा 2,02,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। 15 दिसंबर 2023 रुंगटा परिवार को बम से उड़ाने की धमकी मामले में 5 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना लगा था। 5 जून 2023 चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिली थी। 29 अप्रैल 2023 गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट एसएसजी चतुर्थ ने 10 साल के श्रवस कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना दिया था। 25 फरवरी 2023 आर्म्स एक्ट और 5 टाडा एक्ट के तहत नई दिल्ली में दर्ज केस में एसएसजी साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 10 साल जो है कारावास और 5.55 लाख रुपए का जुर्माना दिया। 15 दिसंबर 2022 गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई और 10 साल के कारावास और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा। 21 दिसंबर 2022 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी को काम से रोकने और धमकाने के मामले में सुनाई सजा। लखनऊ के आलमबाग में दर्ज केस की धारा 353 के तहत 2 साल की कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना, धारा 504 के तहत 2 साल की कैद और 2,000 रुपए का जुर्माना, धारा 506 के तहत 7 साल की कैद और 25,000 रुपए का जुर्माना। 23 सितंबर 2022 लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 साल की कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना। मुख्तार पर उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में संगीन धाराओं में तकरीबन 65 से ज्यादा मामले दर्ज थे। यूपी पुलिस के अनुसार मुख्तार पर गाजीपुर, बनारस, चनौली, आजमगढ़, मऊ, सोनभद्र, लखनऊ, बाराबंकी और आगरा में लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी, हत्या, एक्सटॉर्शन से संबंधित धाराओं में मामले दर्ज थे। मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज किए गए 65 मामलों में 21 मुकदमे की सुनवाई विभिन्न अदालतों में विचाराधीन थी। मुख्तार को 8 मामले में कोर्ट में सजा सुनाई जा चुकी है, जिसकी सजा वो जेल में रहकर काट रहा था। अब ऐसे में आपको बता दें कि ये जो है इसकी अपराध की कहानी की शुरुआत है और किस तरीके से एक एसपी जिसने मुख्तार अंसारी पर पोटा ऐप लगाया था उसकी जुबानी भी सुनिए कि इसके आतंक की कहानी के किस तरीके से उस वक्त की सरकार ने, मुलायम सिंह यादव की जो सरकार थी, उन्होंने किस तरीके से उन्हें इस तरह मजबूर कर दिया कि 15 दिन के अंदर पोटा लगाने के तुरंत बाद डीएसपी शैलेंद्र सिंह को इस्तीफा तक देना पड़ गया था। क्या है ये पूरी कहानी, जरा सुनिए डीएसपी जो है शैलेंद्र सिंह की जुबानी। इधर पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था वो बार बार कोर्ट से भी इस बात की गुहार कर रहा था कि मुझको धीमा जहर दिया जा रहा है या मुझे यहाँ पे दवाएं नहीं दी जा रही, चिकित्सा सुविधा नहीं दे रहे थे। ये केवल उसका डर का जो एक वहम होता है ना, वो था।
और उस डर, इतना हावी वो डर हो गया इसके ऊपर कि कल हार्ट अटैक के रूप में इसकी मौत हुई है। जो डर का साम्राज्य जिसने लोगों पे कायम किया था, सरकार जब बदली है, निजाम बदला है, तो वो डर अब इसके ऊपर हावी हो गया, क्योंकि अब कोई पॉलिटिकल सपोर्ट तो था नहीं इसको, न सरकार का संरक्षण था, न पुलिस का संरक्षण। जो पुलिस को ये कुछ समझता नहीं था। मऊ के दंगों में आपने देखा, खुली जीप में घूमता था, पुलिस के अधिकारियों पर गोली चला देता था, मार देता था। तो वो जब सब कुछ खत्म हो गया, वो संरक्षण नहीं मिलना इसको बंद हो गया, मतलब एक तरह से, तो इसकी फिर डर वापस इसके ऊपर हावी हो गया और वो तिल तल करके एक तरह से, जिसको कहते हैं ना मरना, उस तरह से ये जेल में रहा है। और अंतिम परिणति आपने देखा कि हार्ट अटैक के रूप में कल इसकी मौत हो गई। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि उनके परिवार वाले तो बोलेंगे ही, उनके कुछ खास समर्थक बोलेंगे, वो जब तक जिंदा थे वो बोले, क्योंकि बचने का इनको कोई और माध्यम नहीं दिख रहा था। ये क्यों पंजाब में रह रहे थे? मैं आपसे ही, आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ कि पंजाब के जेल में क्यों ये ऐश कर रहे थे, यहाँ नहीं आना चाह रहे थे? इसीलिए ना कि वहां कांग्रेस की सरकार का इनको समर्थन था, यहां तो इनको समर्थन नहीं मिल रहा था, सब सुविधाएं इनकी खत्म हो गई। जितने जेल से बैठ के साम्राज्य चलाते थे वो बंद हो गया, आर्थिक नुकसान हुआ, संपत्तियां जब्त हुई। तो धीरे धीरे जिस डर की वजह से आपने एक आर्थिक साम्राज्य कायम किया था, वो आपको ढहता हुआ दिखने लगा और लगा कि अब तो सब हाथ से जा रहा है। जैसे अंतिम समय में आदमी अगर मुट्ठी से रेत को पकड़े तो और दबाएगा तो और फिसलेगे रेत, तो वही इसके साथ हुआ। पक्षी पार्टी इस समय चुनाव चल रहा है, तो विपक्ष पार्टी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए। तो सरकार पे तो आरोप वो लगाएगी ही, लेकिन न्यायालय इस चीज को देखेगा। न्यायालय बिना सबूत के, जैसे मैंने कहा कि नहीं चलता है, न्यायालय के सामने सब कुछ रखा जाएगा और वो न्यायालय फिर निर्णय लेगा। हम एज ए पुलिस अधिकारी जानते हैं कि इस तरह के माफियाओं का दिल कितना बड़ा होता है, बहुत छोटा दिल होता है। ये केवल अपना एक माहौल भय का बना के, इस तरह से डरा धमका के 10 गाड़ियों का काफिला 50 नाल लेके बंदूक घूमते इसीलिए है क्योंकि ये स्वयं डरे होते हैं। तो जब वो सब भी हट जाता है, सामने कोई साथ चलने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है पॉलिटिकल या गवर्नमेंट का, तो वो डर फिर इन पे हावी हो जाता है और वही परिणति इनकी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका तो काम है लगाना, और इस पे आगे न्यायालय देखेगा कि क्या सही है क्या गलत है। निर्णय तो न्यायालय में ही होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था, और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था, जहां कर्फ्यू लगा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे, और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफर, डीआईजी रेंज का ट्रांसफर, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफर, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिजाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए, जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। हम लोग चुन के आते हैं, सेलेक्ट होते हैं, नहीं जब तो बोला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, और हो गए हम पार्टी के एजेंट अगर काम करें जिस तरह से वो कह रहे हैं। तो ये गिरावट की स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। धीरे धीरे इस पर लगाम लगा है। न्यायालय में अब निर्णय आने लगे हैं जो कभी नहीं आते थे, दशकों तक, 2-2 दशक तक नहीं आए, अब आ रहे हैं 3-3 दशक के बाद। तो स्थिति बदली है, नो डाउट, और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि अपराध में अंकुश भी हो रहा है। नहीं, स्वाभाविक है। अगर शासन प्रशासन, हम तो किसी सपोर्ट की भी उम्मीद नहीं करते थे, हम तो अपने दम पे रिकवर किया, मैंने अपनी टीम के साथ। तो हमको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमको तो हम ड्यूटी है मेरी, हमको ये मेहरबानी नहीं कर रहे थे किसी पे। हमारी ड्यूटी है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को रोका जाए जो जनता के लिए कहर बन सकते हैं।
तो मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। अगर मुझे ये ड्यूटी केवल करने दिया जाता, मुझे सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं। सपोर्ट तो सिस्टम बना हुआ है गवर्नमेंट के कि हमको फोर्स दे रखा है, हमको आर्म्स एम्युनिशन दे रखा है, तो हम तो अपना ड्यूटी अगर खाली निभा दें ईमानदारी से तो जनता को अपने आप राहत मिल जाए। कहावत है कि पुलिस अगर चाहे तो पत्ता नहीं खड़क सकता, ये हकीकत है। मैंने एज ए डिप्टी एसपी, बहुत छोटा पद था, बड़ा पद नहीं था, लेकिन जहां भी रहता था 3 से 4 थाना क्षेत्र जो भी मेरे अंडर में रहे, उसमें किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं थी कि कोई माफिया आके इंटरफेयर कर ले और कुछ वारदात कर ले, क्योंकि उसको मालूम था कि इस अधिकारी के मत्थे चढ़ गए तो हमारी जान जानी है, हम बचेंगे नहीं। वही कि दबाव नहीं बनाया गया होता तो मैं इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ता भाई। जब मुझे लगा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता इन लोगों के सामने, तो कम से कम बाहर आके जनता को तो बताऊं कि हो क्या रहा है। शायद अगर हम नौकरी में रहे होते तो ये पक्ष कोई देख ही नहीं पाता कि किस तरह का दबाव बनता है। तो आज मैं जीता जागता उदाहरण हूं कि इस तरह की सरकार अगर रहे चले तो कैसे आप जनता को रिलीफ पहुंचाओगे। अगर सरकार सही नहीं चले तो अधिकारी काम नहीं कर सकता है। तो मैं बाहर आके इस चीज को रखा, जान जोखिम पर अपने डाला, परिवार की जान जोखिम में डाला। स्वाभाविक है कि अच्छी नौकरी के बाद हम कहीं अगर नौकरी प्राइवेट भी ज्वाइन करने तो इनके कॉल चले जाते थे कि इनको निकालिए अपने यहाँ से। किराए का मकान नहीं मिलता था, रात में सामान कहीं लेके रख दिया तो सवेरे वहां से खाली करना पड़ता था। तो ये सब चीजें देखी, लेकिन अब उस पर ज्यादा नहीं बोलना है। हाँ, ये है कि जो जैसा करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। 20 साल का समय लगा, लेकिन वो अपनी मौत मरा। जो डर दूसरों पे कायम किया था वो डर उस पर हावी हो गया और अंत में हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई। मैं एज ए जो पुलिस का अनुभव मेरे पास है, शासन प्रशासन का, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कहीं कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि लोगों को मालूम है कि अगर हमने कानून हाथ में लिया तो सरकार सख्त है, हम पे कार्रवाई हो जाएगी। और कोई नहीं है ये सब करना चाहता है। वो तभी करते हैं जब शासन प्रशासन का सह होता है। अगर सह न रहे ना तो हिम्मत नहीं है कि एक पत्ता भी खड़क गया। तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कहीं कुछ नहीं होने वाला। तो जैसा कि आपने सुना लगाता है कि किस तरीके से 2004 में जो है मुख्तार अंसारी का पूरा जो ये एम्पायर है ये पीक पर था, और उसके बाद ओपन जिप एरिया में जो वो हाथ में आर्म्स लेकर घूमते थे, कितनी सारी जो है बातें निकलकर सामने आती थी, और उसके बाद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाता था। और जब एक्शन लिया गया, पोटा लगा दिया गया, तो उसके बाद इनके ऊपर ही दबाव बनाया गया, दबाव बनाकर इस्तीफा देना पड़ गया। और स्थिति किस तरीके से हुई, रुकिए, ये लिस्ट बड़ी लंबी है, एक नहीं एक और आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी है प्रकाश सिंह, जरा उनकी भी सुनिए जुबानी की क्या कुछ है मुख्तार अंसारी के अपराध की कहानी। देखिए, मेरे समय में पहली बार ऐसा हुआ था उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि जब माफिया के विरुद्ध एक सघन अभियान चला था। और मुझे याद है ज्यादातर जो माफिया थे वो या तो जेल के अंदर थे। 2 माफिया पे मेरी पकड़ में नहीं आए, जो और कैसे बच गए वो भी मैं बता दूं। एक तो मुख्तार अंसारी थे, वो भूमिगत हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे। वो कहाँ है अता पता उनका कोई नहीं था। आज की मतलब जैसे हमारे बाद में वो मुझ पे ताव देके घूमने लगे थे, वैसी बात नहीं थी। ही वेंट अंडरग्राउंड, ही डिसअपीयर्ड एंड नोबडी न्यू हिज एड्रेस, कहाँ है। तो फिर हम लोगों ने उनके घर की कुर्की करा दी थी। पहली बार उनके घर की कुर्की हुई थी मेरे कार्यकाल में। तो ये फिर जब हमारा कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद समाजवादी बसपा वगैरह के पार्टी का जब टाइम आया, तो फिर उस समय इन्होंने अपना आर्थिक साम्राज्य और आपराधिक जो इनका प्रभाव क्षेत्र था उसको बराबर बढ़ता गया। और ये तो फिर बाद में योगी जी जब आए हैं तब कानून का शिकंजा इन पर कसा गया है, और जो पुराने केसेस थे उनमें इनका प्रोसिक्यूशन हुआ है। तो ये तो करीब 3 दशकों से मतलब चले आ रहे थे, और इनके कुकर्मों का एक न एक दिन तो अंत होना ही था। वो अंत अब हो गया, और ये दूसरे अपराधियों के लिए सबक होना चाहिए कि भाई आपका हर आदमी का आपकी एक लाइफ टाइम है, एक स्पैन है, इतने दिन आप चलेंगे, उसके बाद तो आपको खत्म होना ही है और आपका भंडाफोड़ भी होना है। आतंकवादियों का भी यही होता है, 2 से 4 साल तक उनकी लाइफ रहती है, उसके बाद कब पकड़ जाए कब खत्म हो जाए कोई ठिकाना नहीं। तो फिलहाल तो खत्म होता नजर आ रहा है, और अगर योगी जी की सरकार चलती रहेगी, जैसा कि पूरी उम्मीद है कि उनकी सरकार चलती रहेगी, तो इनका तो मतलब नामो निशान मिट जाएगा इन अपराधियों का। और मैं समझता हूँ मतलब योगी जी का जो डंडा चला है उसका प्रभाव दिखने लगा है, और आम जनता ये समझने लगी है कि अब लॉ एंड ऑर्डर है और रूल ऑफ लॉ यहाँ अप्लाई करता है। और यहाँ पे आप ये चाहें कि
समाज को, यू होल्ड द सोसाइटी टू रैंसम, और आप हर जो ऑक्शन होता है उसमें आपका हाथ रहे, और हर ठेका आपको मिल जाए, और सैंड माइनिंग भी आपको मिल जाए, और फिशरीज भी मिल जाए, और सब पे आपका एक पकड़ है। आर्थिक साम्राज्य जो खड़ा कर रखा था, ये तो ध्वस्त होता जा रहा है, और मैं समझता हूँ योगी जी के कार्यकाल में ही नेस्तनाबूद हो जाए। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो माफिया गैंगस्टर जो है आज जेल के पीछे हैं, और 2 माफिया खत्म हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि एक मुख्तार अंसारी है जो काफी कुछ देखने के लिए मिला। उन्होंने कहा कि योगी को जब पावर में आया तो मुख्तार अंसारी के जो है रडार पर आया, और कई सारे ओल्ड मामले, जो पुराने मामले थे, उस मामले में उसके अपराध जो है निकलकर सामने आए। अब कब अपराध की दुनिया में कदम रखा था, तो मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में साल 1980 के दशक में कदम रखा था। सबसे पहली बार उसका नाम मखून सिंह गिरोह के साथ जोड़ा गया। 1990 के दशक में मऊ, गाजीपुर, बनारस, जैनपुर जिलों में अपराध में मुख्तार का नाम जुड़ता गया। माफिया ब्रजेश सिंह से दुश्मनी जगजाहिर है। कोयला खनन, रेलवे निर्माण, अन्य क्षेत्रों में ठेकेदारी से पैसे वसूलने के बाद भी अंसारी का नाम सामने आता रहा। इसके बाद राजनीति में कदम रखा, और राजनीति में कदम रखकर मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य के तौर पर चुना गया। बसपा के साथ भी जुड़ाव रहा। और इसके बाद आपको 2 बहुत ही ज्यादा चर्चित, आपको बता दें, हत्याकांड के बारे में बताते हैं। पहला है अवधेश राय हत्याकांड, और दूसरा कृष्णनंदा हत्याकांड जो है। तो अवधेश राय हत्याकांड की बात कर ले तो बात जब भी मुख्तार अंसारी जुर्म की आती है, सबसे ऊपर अवधेश राय हत्याकांड रखा जाता है। असल में कांग्रेस नेता अवधेश राय देश के 3 अगस्त 1991 को बेरहमी से हत्या कर दी गई। 33 साल पहले हुए हत्याकांड ने यूपी में दहशत पैदा कर दी, और मुख्य आरोपी के रूप में पहचान मुख्तार अंसारी की हुई। यह घटना वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुआरपुर इलाके में हुई। 3 अगस्त की रात को कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर से बाहर खड़े थे, बात कर रहे थे। किसी बात पर चर्चा चली, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार वैन वहां आई, और कुछ बदमाशों ने उन्हें गाड़ी से उतरकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उस फायरिंग में अवधेश राय मारे गए। उस गोलीबारी ने उनकी जान ले ली, और उस हत्याकांड के तुरंत बाद कांग्रेस नेता के भाई अजय राय ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई, और आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा दिया। इस मामले को लेकर उस वक्त का बयान है DG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी का, भी जरा सुनिए। इसी क्रम में दिनांक 3/8/1991 को वाराणसी के व्यस्तम क्षेत्र मलदहिया थाना क्षेत्र चेतगंज में एक राजनीतिक व्यक्ति अवधेश राय की जो हत्या सनसनीखेज तरीके से गोली मार के की गई, उक्त हत्याकांड के संबंध में वादी श्री अजय राय के द्वारा थाना चेतगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 229/91 विरुद्ध मुख्तार अंसारी तथा अन्य के विरुद्ध थाना कैंट वाराणसी में पंजीकृत हुआ। अभियोग के विचारोपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध संख्या आरोप पत्र दिनांक 12/10/1991 को ही माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया था। उक्त अभियोग के परीक्षण के दौरान एक अभियुक्त अब्दुल कलाम की मृत्यु हो गई, तथा 3 अन्य अभियुक्तगणों की पत्रावली पृथक कर दी गई। अभियोग के परीक्षण माननीय MP MLA न्यायालय वाराणसी में चल रहा था, जिसमें साक्षियों तथा अन्य गवाहों तथा पूर्ण परीक्षण के उपरांत जजमेंट की तिथि आज दिनांक 5/6/2023 को नियत थी। उक्त अभियोग में आज माननीय MP MLA न्यायालय द्वारा साक्षियों के परीक्षण तथा सुनवाई की कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत अभियुक्त मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास तथा 1,20,000 रुपये के जुर्माना की सजा से दंडित किया गया। अभियुक्त मुख्तार अंसारी आपराधिक माफिया गैंग IS 191 का गैंग लीडर है, तथा ये थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर का मजारिया हिस्ट्री शीटर है, जिसका खाका HS नंबर 16B है। इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश, पंजाब, नई दिल्ली तथा अन्य प्रदेशों में कुल 161 अभियोग पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रभावी क्रम में मुख्तार अंसारी को अब तक इस वर्ष ही 5 अभियोगों में सजा समय समय पर सुनाई जा चुकी है। जो सजा का विवरण है वो उसमें गैंगस्टर एक्ट में 3 मुकदमों में सजा सुनाई गई है, तथा लखनऊ कमिश्नरेट के एक
आईपीसी के क्राइम में अपील के दौरान 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। ये माफिया उत्तर प्रदेश के पुलिस के द्वारा जो मुख्यालय स्तर पे माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई का अनुश्रवण किया जाता है, उसका एक मुख्य माफिया है तथा अब तक इसके गैंग और सहयोगियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। इस क्रम में इस गैंग के 288 सदस्यों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल 155 अभियोग पंजीकृत कराते हुए 202 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 6 सदस्यों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तथा 156 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर अधिनियम 14(1) तथा अन्य विधिक नियमों के अंतर्गत लगभग 568 करोड़ से अधिक की संपत्ति का जब्तीकरण तथा ध्वस्तीकरण तथा अवैध कब्जे मुक्त कराए गए हैं। अभियुक्त से संबंधित लगभग 2100 करोड़ से अधिक के अवैध व्यापार तथा टेंडर बंद करने की भी कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा तथा जहां जहां पे भी ये कार्रवाइयां चल रही हैं उस जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। ये सजा दिलाने की जो प्रक्रिया है वो ये प्रूफ करती है कि पुलिस विभाग तथा अभियोजन विभाग के बीच बहुत ही अच्छा समन्वय है तथा साक्षियों को समय समय पे कोर्ट में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा माननीय न्यायालय ने सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये सजा सुनाई है। तो जैसा कि आपने उनका भी बयान सुना, बताया जाता है कि उस जमाने में चंदासी कोयला मंडी में मुख्तार वसूली काम करता था। काफी पैसा वो उस तरह से कमा रहा था, लेकिन कांग्रेस नेता अवधेश राय भी एक दबंग नेता थे। अंसारी के कट्टर दुश्मन ब्रजेश सिंह के भी करीबी थे और उस समय अंसारी और उनकी वसूली के बीच में अवधेश आ चुके थे। अंसारी के जो दूसरे साथी वसूली का काम करते थे उन्हें भी सभी को सामने अवधेश ने जलील किया। ऐसे में दुश्मनी पहले थी और नाराजगी चरम पर चली और मौका देकर मुख्तार अंसारी ने अवधेश राय का काम तमाम कर दिया। उस मामले में अंसारी को उम्र कैद की सजा जो है हुई थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड के बारे में भी जान लीजिए। मुख्तार अंसारी के जुर्म की बात जब आती है, कृष्णानंद राय हत्याकांड भी उसमें काफी ऊपर आता है। एक सिटिंग विधायक की अंसारी ने हत्या करवा दी। 400 से ज्यादा गोलियां चली, AK-47 बरामद की गई और ना जाने कितना खून बहाया गया। इस हत्याकांड के कुल 6 लोगों को मुख्तार अंसारी के आदमियों ने मौत के घाट उतार दिया। इस रंजिश की कहानी साल 2002 में शुरू हुई और तब गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद सीट पर सबसे बड़ा सियासी खेल हुआ। जिस सीट को मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता, वहां से बीजेपी के कृष्णानंद राय ने बड़ी जीत हासिल की। अब ये 2 बड़े हत्याकांड हुए, लेकिन इसके अलावा मन्ना हत्याकांड के गवाह रामचंद्र मौर्य की हत्या, मऊ के श्रेणी ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड, 1996 में गाजीपुर के एसपी शंकर जायसवाल पर जानलेवा हमला करना, 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला कारोबारी रुंगटा का अपहरण, ये कुछ ऐसे जुर्म थे जिसके साथ में मुख्तार अंसारी का नाम जुड़ा हुआ था। हैरानी की बात यह है कि जेल में रहते हुए भी मुख्तार अंसारी पर 8 मामले दर्ज हुए थे, क्योंकि जेल से भी वो इन क्राइम्स को अंजाम दे रहा था। और इसमें आपको बता दें, एक मजदूर की हत्या का मामला भी सामने आया था। एराकला गांव में मजदूर की हत्या का मामला भी था। मन्ना हत्याकांड के गवाह की हत्या का मामला भी था और सिपाही सतीश मर्डर केस का भी आरोप जो है इस पर लगा था। आप समझिए कि कितने सारे आरोप और कितनी सारी, अगर आप कहेंगे कि कारनामे जो इनके नाम पर दर्ज है, और आज विपक्ष जो है मुख्तार अंसारी की मौत पर आंसू बहा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको बताई है मुख्तार अंसारी के जुर्म की कहानी। क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।